हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और एक्सरसाइज 4.1 भी कर लिया है। तो आज क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन करेंगे हम, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे इजी हों, चाहे टफ हों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं बेसिकली। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका अगले एक्सरसाइज में आएगा और इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए इसी को हम लोग बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। यानी कि जो मिडिल में टर्म है, जो कोफिशिएंट है, मिडिल वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट में ऐसा करना है कि ये फैक्टराइज हो जाए इजीली। ठीक है, तो यही करना होता है। तो इसमें करने के लिए मैंने बताया था आपको कि इसमें पहला वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई करके उसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो तो उन दोनों का डिफरेंस ये आ जाना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है लास्ट में तो उन दोनों का एडिशन सम इसके बराबर आ जाना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब 10 को दो ऐसे पार्ट में, दो ऐसे फैक्टर्स में करना है कन्वर्ट कि जिसका डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माइनस है, जिसका दोनों का डिफरेंस 3 हो। तो बताइए ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसका डिफरेंस 3 आएगा और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों नंबर का वो 10 हो। अब वही आपको देखना है। ठीक है बेटा, तो क्या हो सकता है? आप देखो 5 × 2 अगर करते हैं आप तो 5 × 2 = 10 हो गया और 5 - 2 करेंगे तो 3 हो गया। तो दोनों बातें हो गई। मैंने बोला था इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ पे तो 1 है तो कोई बात नहीं, खाली इसी को देख लेंगे। यहाँ कुछ होता तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 हो गया और दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। तो आपका अब बस इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, यहाँ पे 5 और 2 में करना है, तो जो बिग वाला नंबर है उस पर यहाँ का जो सिंबल होगा वो यूज करेंगे और स्मॉल वाले पे इससे डिफरेंट वाला, अगर ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो चलिए तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर अब -5x हो गया, यहाँ पे माइनस ये 5x। अब -2x नहीं करना है, क्या करना है? +2x। अगर माइनस आप कर देते तब तो एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड हो जाएगा दोनों। तो ऐसा करना नहीं आपको। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। ये हो जाएगा ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना बेटा? चलिए अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। कॉमन जो है वो निकाल लीजिए आप। तो x यहाँ से लीजिए कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा -5। ठीक है, यहाँ +2 कॉमन ले लिया हमने तो 2 निकाला। तो यहाँ से क्या बच गया फिर? x 2 × 5 = 10 तो 5 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन बचा? x - 5 एक में, तो बचेगा यहाँ पे क्या? x बच गया। x - 5 हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा x और यहाँ से x - 5 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? +2 = 0। ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए? रूट्स यही हुए जब इक्वेट करते हैं 0 से, और जो वैल्यू है दोनों को बारी बारी हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारे जो x के वैल्यू आएंगे वही हम लोग रूट बोलते हैं। तो x - 5 = 0, ये इसको इक्वेट किए 0 से, तो ये x = हो गया आपका 5। ठीक है, अब x + 2 को 0 से इक्वेट किया आपने तो क्या हो गया? x = -2।
तो यही दोनों आपके रूट हो गए, 5 और -2। क्या रूट हो गए? रूट्स आर 5 एंड -2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला 2x² + x - 6 = 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सिंबल देखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखना है प्लस है कि माइनस है। अगर ये माइनस है तो दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसका डिफरेंस यहाँ के कोफिशिएंट के बराबर हो, मिडिल वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो 6 को ऐसे 6 को नहीं तोड़ना बेटा। एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे पहले वाले का भी क्या करना है, कोफिशिएंट का देखना है। तो पहला और दूसरा का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 2 × 6, ठीक है, = 12। 2 = पहले वाले और लास्ट वाले का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद से क्या करेंगे, 12 को ऐसे दो टुकड़े में करेंगे कि अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंस यहाँ के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। ठीक है, प्लस है तो ऐड करने पे वो आ जाए। ये बात मैंने बताया आपको। तो आप इसको 1 ले आना है, तो 1 कैसे आएगा, इसको 4 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गया, और 4 - 3 कितना हो गया, 1 हुआ ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4 और 3 से स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल वाले टर्म को। तो लिखिए, कैसे लिखेंगे फिर, 2x², मैंने बोला जो यहाँ वाला सिंबल है पहले बड़े वाले नंबर पे लेते हैं, +4x - 3x, ठीक है, -6 = 0। ओके, करेक्ट। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 2 और x दोनों में कॉमन निकल जाएंगे। तो 2x आपने लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2 × 2 = 4, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस भी है और 3, माइनस दोनों में से ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो -3 आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा x, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 2 = 0। अब इन दोनों में देखिए, जो बुक्स वगैरह में जो आंसर आपका आता है नॉर्मली इजी, तो ये आपको समझ में आएगा कि आप इसको बाहर कर लीजिए पहले। लेकिन बुक्स में क्या करते हैं नॉर्मली कि जब भी जो दूसरा वाला है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 लिखे, कॉमन लिए, x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, -3, और यहाँ से कॉमन दोनों में क्या निकाला, x + 2 = 0। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें मैंने थोड़ा इससे अलग हट के कर दिया। इसमें कॉमन x + 2 को पहले आप लिख सकते थे यहाँ, फिर बाद में 2x - 3 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन जो आंसर में आपको मिलता है नॉर्मली क्या होता है कि ये वाली वैल्यू वो पहले लिखते हैं, फिर ये बाद में लिखते हैं। तो आपका कोई गलत नहीं हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बुक के तो जैसे आपका आंसर दोनों रूट उसी सीक्वेंस में दिखें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी x + 2 कॉमन, लेकिन हमने इधर लिखा, तो जो बचा वहाँ पर 2x, इधर -3, ठीक है ना। अब फिर दोनों को बारी बारी इक्वेट कर दीजिए, 0 से आपके दोनों रूट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इफ़ कर दो चाहो तो, इफ़ 2x - 3 = 0, देन क्या हो जाएगा, x = 3/2, एक रूट हो गया, ठीक है। और इफ़ x + 2 = 0, तो दूसरा वाला क्या बन गया, x = -2। तो यही आपके दो रूट्स हैं। तो रूट्स क्या हो गए आपके, रूट्स आर, एक तो हो गया 3/2 और दूसरा एंड -2। यही आपके आंसर हो गए दो, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, नथिंग ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको भी उसी फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी बात वही करेंगे बेटा। इसमें फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये, और लास्ट वाला टर्म जो है यानी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है इसमें भी। तो देखो, फर्स्ट टर्म √2 है, और लास्ट वाला क्या है बेटा,
5√2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई होता तो 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 10 को ऐसे दो टुकड़े में कर दीजिए कि जिसका एडिशन, अब देखो यहाँ प्लस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडिशन, यहाँ पे प्लस है इसलिए एडिशन, ठीक है। तो 10 को ऐसे दो पार्ट में करना है कि जिसका एडिशन ये मिडिल वाले टर्म के फैक्टर के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो 10 को अब अगर आप 5 × 2 तोड़ेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया, और 5 + 2 क्या हुआ 7, और ये 10, यानी कि 5 और 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब इसको लिख लीजिए आप ब्रेक करके, तो √2x² + 5x प्लस व्हाट प्लस 2x + 5√2 = 0। अब देखो भाई यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कॉमन दिखेगा, कुछ तो दिखेगा। इसमें देखिए √2x² + 5x, दोनों में क्या है, खाली x कॉमन है, तो आपने x ही ले लिया कॉमन, x यहाँ बचा √2x + 5, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? यस, ये 2 जो बना हुआ किससे बना हुआ, 2 = क्या होता है, 2 = √2 × √2 हो सकता है, दो बार मल्टीप्लाई किया √2 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे √2 × √2 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए, √2 × √2 है, √2 आप बाहर निकालिए यहाँ पे, तो √2 कॉमन करिए, यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ पे बचा 5 बचेगा ना, = 0, ठीक। अब क्या कीजिए, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बचा, एक में हो गया आपका इन दोनों को कॉमन, √2x + 5 दोनों में है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, क्या किया, बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x + √2 = 0, ठीक है। अब इसमें भी सेम काम कर लीजिए, बारी बारी से इक्वेट कीजिए 0 से, दोनों जो फैक्टर्स हैं दोनों को 0 से इक्वेट कीजिए और आंसर आप फटाफट निकाल लीजिए। तो लिखिए इफ़ √2x + 5 = 0, ये वाला 0 बनाए। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा तब 0 हो जाएंगे दोनों, या तो ये 0 होगा तब दोनों 0 हो जाएंगे, या दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एक एक करके इक्वेट करके वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, साइड चेंज कीजिए, उस साइड में जाएगा तो -x = क्या होगा, ये उधर गया -5 और ये √2 नीचे आ गया, ठीक है बेटा। तो x की ये वैल्यू आपकी आ गई, क्या आ गई, -5/√2, एक वैल्यू हो गई, एक रूट हो गया, और दूसरा रूट क्या हो गया, x + √2 = 0 है, इसको 0 किए तो क्या हो गया, इफ़, ठीक है, देन x = -√2 हुआ ना। तो क्या हुआ आंसर, रूट्स आर व्हाट -5/√2 एंड -√2, ठीक है। ये हो गए आपके आंसर। ये आंसर लिखने का जो तरीका आपके टीचर यूज करते हैं उसी तरीके से आप लिखा कीजिए, साल वैसे ही करना, ठीक है। लेकिन आपके क्लास में जिस स्टाइल से लिखवाती हैं मैम उसी स्टाइल से लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें क्या बेटा बोल रहा है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसमें तो भैया फ्रैक्शन दिख गया आपको, फ्रैक्शन देखते ही आधे बच्चे तो घबरा के छोड़ देंगे क्वेश्चन। बेटा कभी भी मैथ्स में क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्यान से सोचिए उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो फ्रैक्शन है पहले फ्रैक्शन को भगा दीजिए, फिर आराम से स्प्लिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन को कैसे भगाएंगे भाई, देखो कैसे भगाएंगे ऐसे कि जो इसमें है उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इधर तो 8 ख़त्म हो जाएगा, यानी तो इसको फ्रैक्शन वाले एडिशन से ऐड कर लो, एक ही बात हुई, ठीक है। तो इसमें मान लो ये 2x² - x + 1/8 है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 8 से, ऐसे 2x² - x + 1/8
तो जब एक साइड में LHS में आपने मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो देखो RHS में क्या, LHS की बात पहले चलिए करते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, तो 8 को अंदर लाएंगे तो क्या होगा, 8 2 जा 16x² हो गया माइनस 8x। देखिए यहाँ पर x हमने लिख दिया, इंटू का सिंबल ऐसे लगा दिया, नॉर्मली इससे अवॉइड किया कीजिए, नहीं तो क्या होता है बेटा वो x लगेगा और आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए। मैंने लगा दिया, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लिख सकते हैं, यहाँ को ब्रैकेट में है तो 8x। अब देखो 8/8 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या होगा 8/8 तो कट के 1 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा 0 × 8 0 हो गया। अब देखो ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गया आपका नॉर्मल। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो अब वही काम कर लीजिए फिर से, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ले लीजिए और लास्ट टर्म वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 × 1 तो 16 ही हो गया। अब 16 को ऐसा ब्रेक करना दो पार्ट में कि जिसका सम 8 आए, जिसका सम 8 आए। तो कौन से दो नंबर है भाई जिसका सम 8 आ जाए, बताइए। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होती है। सम कैसे 8 आएगा, 4 × 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 भी हो गया, और 4 + 4 क्या होता है 8। यानी कि इसको हम लोग मिडिल टर्म को 4x और 4x में तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन आपने लिया, 4x तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 4 और x बच गया, और -1 यहाँ पर -1 आपका कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा बेटा 4x, यहाँ बचा -1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया 4x - 1 दोनों में है, वो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा 4x - 1 = 0। तो इसके क्या रूट हो जाएंगे भाई बताइए। तो एक बार इसको इक्वेट कीजिए, तो 4x - 1 = 0, तो ये बन गया x = 1/4। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो भी वही आएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है, तो 4x - 1 = 0। तो ये भी आपका क्या हुआ, तो ये भी आपका 1/4, यानी कि इसमें दो इक्वल रूट मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन जो रूट्स की होती हैं वो सेकेंड वाली कंडीशन हो गई जिसमें दोनों इक्वल रूट आ रहे हैं, रियल और इक्वल रूट आ रहे हैं। तो रूट्स आर क्या, रूट्स आर 1/4 एंड लिखो या कामा लिखो, जैसा भी लिखना है, एंड 1/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी देख लें फटाफट। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या बोला 100x² - 20x + 1 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कोई झंझट नहीं, इसमें भी पहला टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो तो 100 × 1 तो क्या हो जाएगा बेटा 100। ये रफ में कहीं साइड में कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा समझ में तो कोई ज़रूरत भी इसको लिखने के लिए नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप चाहिए तो इसको मत लिखिए, ठीक है बेटा, आप चाहिए तो इसको मत लिखिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होगी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब 100 को हम दो पार्ट में ऐसे तोड़े हैं कि जिसका सम, देखो यहाँ प्लस है तो सम 20 होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कब सम करना है कब डिफरेंट करना है। तो यहाँ प्लस है तो सम करना है, यानी 10 × 10 अगर हम कर दें तो 10 + 10 20 हो गया, और 10 × 10 100 हो गया, 10 + 10 क्या हुआ 20, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, 100x² - 10x। अब चूंकि ऐड करना है तो दोनों का सिंबल सेम रहना, देखो ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना होता तो डिफरेंट सिंबल लेते। 1 = 0 हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए 10x, बचा यहाँ पे क्या 10x - 1, यहाँ पर माइनस लिया कॉमन, -1 खाली कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे भी बेटा 10x और -1 = 0। तो यहाँ पे भी इक्वल रूट वाला सिचुएशन दिख रहा है बेटा। कैसे, अब 10x - 1 दोनों में है तो 10x - 1 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा 10x,
यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही हो गया, सेम इक्वल रूट। देखो कि दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दोनों फैक्टर सेम दिख रहे हैं। तो इफ़ 10x - 1 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/10। अब दूसरा भी वही है, इसको लिखने का तो कोई बहुत वो मतलब नहीं बनता है, एक ही बात को क्या लिखना है? तो रूट्स आर क्या 1/10 एंड 1/10, यानी दो इक्वल और रियल रूट्स हमारे आ गए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं हम लोग इस समय। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला नहीं, ये बोला सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो यहाँ जो बुक में आपके एनसीईआरटी वाले बुक में दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1, उसको करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने वहाँ से एग्जांपल नोट कर दिया आपके लिए, ठीक है? ये एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें बोल रहा जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब देखो बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप अलजेब्रा के तभी मास्टर बनेंगे जब आपको इक्वेशन बनाने आएगा गिवन कंडीशन से, ठीक है? कंडीशन को आप इक्वेशन में फ्रेम कर लेंगे तो समझ जाइए कि आपको बढ़िया से अलजेब्रा समझ में आएगा, है ना? तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस किया कीजिए। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है? ईच, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, जॉन और जीवंती के, और दोनों क्या किए? दोनों का 5-5 खो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे आर नाउ हैव इज 124। जब 5-5 खो गया उसके बाद से प्रोडक्ट 124 हो गया। तो बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो दोनों के पास शुरुआत में कितने मार्बल्स थे, ठीक है? तो कैसे करेंगे बेटा? तो जो भी क्वांटिटी अननोन है उसको हम लोग क्या करते हैं? लेट। इसको सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन, तो हम लिख देंगे लेट जॉन हैज या हैड एक्स मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? एक्स मार्बल्स। तो चूंकि दोनों को मिला के 45 मार्बल्स हो रहे थे ना बेटा, जॉन और जीवंती दोनों को मिला के 45 हो रहे थे, तो फिर जीवंती का कितना हो जाएगा? फिर जीवंती हैड मार्बल्स कितने हो जाएंगे? टोटल 45 था और उसमें से निकाल दिया आपने जान वाला नंबर, तो हो गया 45 माइनस एक्स, इतने मार्बल्स। जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए? 45 माइनस एक्स, ठीक है? ये पहले मार्बल खोने के पहले का सिचुएशन था, है? तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाय ईच, दोनों 5-5 अगर खो दिए तो जॉन के पास, जॉन हैड मार्बल्स इक्वल टू क्या? एक्स था पहले, 5 खो गया तो बेटा एक्स माइनस 5 हो गया। और जीवंती के पास कितना हो गया? उसमें भी 5 कम हो जाएगा। जीवंती हैड मार्बल्स इज इक्वल टू क्या? 45 माइनस एक्स तो पहले था और 5 और खो गया बेटा। तो क्या हुआ भाई? अब 45 में से 5 निकाल दोगे तो क्या हो गया? ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक ना बेटा? बड़े मज़े से करते जाइए, जो जो कंडीशन दिया है उसको करिए, कोई घबराने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो खोने के बाद वाला जो नंबर है उस दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो जो जो बोलते जा रहा है वो करते जाइए। तो अब खोने के बाद जान का मार्बल है x माइनस 5, जीवंती का मार्बल है 40 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है कितना? दोनों का प्रोडक्ट है आपका 124। बस यहाँ तक आपका मेहनत था। अब बस इसको सॉल्व कर लो बेटा और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया, और वहाँ से आप निकाल दीजिए दोनों की वैल्यू। करेक्ट? वेरी इजी ना? चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
कोई आइडेंटिटी अगर यूज कर सकते हो आप तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो हम मल्टीप्लाई करके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x में 40 से मल्टीप्लाई किए तो 40x, x में इस x से मल्टीप्लाई किए तो -x² हुआ ना। अब -5 का 40 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 200 हुआ ना। अब ये देखो -5 में -x से मल्टीप्लाई किए तो 5x = 124। कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब बस इसको सबको एक साइड में लाइए, साइड चेंज करके खटाखट निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी साइड मत चेंज करो, चाहो तो कर लो। अब देखो कभी भी जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर x² है तो इसको पहले x² हमने लिख दिया। फिर x वाला टर्म खोजेंगे, 40x + 5x है तो क्या ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों मिलके क्या हो गया 45x, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले का नंबर है, कांस्टेंट वाला -200 है और इसको भी हमने इधर ले आया, इसको क्या किया इधर ले आया, इधर ले आके ये भी 124 = 0, ठीक है। तो एक बार और सॉल्व कर लो। अगर आपको स्टेप यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत महारत हासिल है, बहुत फटाफट करते हैं, तो आप चाहिए तो एक आध दो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो बेटा आपने क्या किया, 124 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, तो ये इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -x² + 45x, और ये देखो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 324 = 0 हो जाएगा ना, करेक्ट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए माइनस से शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा सुंदर सा नहीं दिख रहा है। इक्वेशन नॉर्मली प्लस से शुरू होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी माइनस से शुरू होता हुआ नहीं आएगा, लेकिन अगर हो जाए पॉसिबल हो तो हम लोग को कर लेना चाहिए प्लस से स्टार्टिंग। तो प्लस से स्टार्टिंग यहाँ हो सकता है क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो आप माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सबका सिंबल चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है उसको प्लस कीजिए, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, तो x² - 45x + 324 = 0 हुआ ना बेटा, करेक्ट। अब इसमें 324 को ऐसे दो टुकड़े में करना है कि जिसका सम क्या हो जाए, जिसका सम 45 आ जाए। तो 324 को दो टुकड़े करने के लिए इसको, ये चूँकि बड़ा नंबर तो इसको चाहिए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 2 6 6 12 और 2 2 4 हैं, फिर 2 8 16, 2 8 2 1 2, फिर अब 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और एक 3। अब ये देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 324 का हो गया, 324 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसी आपके जो कॉम्बिनेशन है इसको ऐसा करना है बेटा कि दोनों का सम जो है 45 आ जाए। तो 45 कैसे आएगा, 3 3 9, 9 3 27, एक बार ट्राई करना पड़ेगा, और 2 2 4 3 12, 2 2 4 3 12। अब इसको करेंगे 7 2 9 और 2 1 3, नहीं बना बात, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 2 2 4, 3 12, 3 36 और प्लस 3 3 9। अब देखो 36 और 9 का 36 और 9 को मल्टीप्लाई इसी से हम कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। 36 हो गया, 2 2 4, 3 12, 3 36 और 3 3 9, दो पार्ट में, तो 9 और 6 15 और 3 1 4, तो 45। ये थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज यहाँ पर करना पड़ता है स्प्लिटिंग मेथड में, है ना। तो हम 324 को 36 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 45 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 324 आ गया, ठीक है। तो फिर हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बस यहीं तक मेहनत होती है इसमें, है ना। तो इसमें आपने क्या किया, फिर बेटा इसको आप ब्रेक करके लिख दीजिए, x² माइनस क्या -36
x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन हो गया आपका, तो x माइनस 36 हो गया। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस, अब 9 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 324 में 9 से डिवाइड कर लो आप अलग से, क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो 327 और यहाँ से माइनस 12 में से 7 5 और ये हो गया 4, 9 6 जा 54, तो ये हो गया आपका 36। यहाँ पर 36 आ गया। आपको ऐसे ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए, यहाँ 36 तो वहाँ भी 36 ही आने का चांस है। ठीक है बेटा, अब दोनों में से x माइनस 36 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 36 ले लीजिए आप यहाँ कॉमन, और यहाँ बच गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जैसे पहले करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, उसी तरह से इफ़ x माइनस 36 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 36 एंड इफ x इक्वल टू x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9। तो कहने का मतलब क्या बन गया, दोनों के लिए दो नंबर्स बन जाएंगे, दोनों के लिए दो नंबर बन जाएंगे। तो हमने किसका नंबर एज्यूम किया था बेटा, हमने माना था जॉन के पास। जॉन के पास क्या माना था, यहाँ पे देखिए लेट क्या किया था हमने, लेट जॉन हैड एक्स मार्बल। तो जो एक्स की वैल्यू आई वो जॉन की मार्बल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो जॉन की मार्बल की वैल्यू कैसे, तो कोई भी एक लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू 9 है, यानी नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन इक्वल टू 9 भी हो सकता है या 36 भी हो सकता है। ठीक है, तो 9 अगर मान के करते हैं तो दूसरे वाला पर्सन जो जीवंती है उसके पास कितना नंबर हो गया है, नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती। जीवंती के पास कितना हुआ, क्या था, 45 माइनस 9 था, दोनों का सम 45 था ना, दोनों का सम कितना था 45 था, इसीलिए 45 में से 9 निकाल दिया आप, 45 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा बेटा 36। ये हो गया आपके दोनों आंसर। ये थोड़ा आप साइड में कर लीजिएगा बेटा, ये जो है ये रफ वाली चीज़ें ये मैं यहीं पे कर दिया हूँ, आप थोड़ा सा क्लियरली साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया करेक्ट। ये हो गया आपका पहला जो एग्जाम्पल था, लिंक किया था क्वेश्चन नंबर 2 को, बताया था एग्जाम्पल 1 से करने के लिए। तो एग्जाम्पल 1 में 2 पार्ट थे, एक पार्ट हमने कर लिया, एक और उसमें एग्जाम्पल में पार्ट है, उसको भी ले लेते हैं। इसमें क्या था बेटा, देखो इसमें बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है बेटा, जानते हो ना आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़ते होगे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। कॉटेज हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब छोटा घर में जो प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जो घरों में लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उसी को कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ टॉयज बनाती कॉटेज इंडस्ट्री घर में। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जो टॉय बन रहे हैं, ठीक है, तो उन टॉय का जो कास्ट होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक जो टॉय है, एक टॉय का कास्ट क्या है, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। अगर एक्स नंबर बनना तो एक्स में से 55 टॉय 55 माइनस कर दीजिए तो उसका कास्ट है। ठीक है, अब यहीं पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हर एक टॉय का जो प्रोडक्शन का कास्ट है वो आपका क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जो नंबर ऑफ टॉयज है उससे 55 माइनस करना है, तो वो कास्ट एक टॉय का हुआ। जब एक टॉय का कास्ट मिल गया तो जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं उसका टोटल निकालना हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा। तो अब देखो, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक दूसरे दिन, किसी दिन जो भी है, जितने भी प्रोडक्शन हुए टॉयज के, उसका कास्ट था 750। तो बोल रहा वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टोटल
ट्वाइस बने, ये बताना है। तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमको बताना है, नंबर लेना, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय पहले लेना है। क्या लेना है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो हमको लेना है, पहले लिखिए सॉल्यूशन, फिर लिखिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये हमने ले लिया, कितना लिया हमने, x। हमने मान लिया कि x ट्वाइस प्रोड्यूस हुए एक दिन में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय का कास्ट क्या होगा बेटा, देखो ईच टॉय का कास्ट फिर से मैं बता रहा हूँ, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉय है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी कास्ट ऑफ टॉय 55 में से x निकाल दिया आपने, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो एक टॉय का कास्ट हो गया आपका 55 माइनस x। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये देखो उल्टा नहीं करना है, आपको ध्यान से करना है। तो फिर बोल रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, तो किसी एक दिन जो टॉयज बने सबका मिला के 750 बना। कितना बना, 750, और एक टॉय का वैल्यू है 55 माइनस x, ठीक है। तो कितना होगा टोटल रेट, x बने और एक का रेट 55 माइनस x है, तो क्या बन गया फिर, तो टोटल कास्ट, टोटल कास्ट क्या हो गया, कैसे होगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कास्ट पर टॉय, यही होगा ना बेटा। टोटल कास्ट निकालना होगा तो क्या होगा, जितने टॉय बने और एक टॉय का पैसा। आप देखो एक चिप्स का प्राइस मान लो 5 रुपया है, आप x नंबर ऑफ चिप्स खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, 5x प्राइस पे करते हैं। सेम बात वही है, एक टॉय का कास्ट इतना था, तो जितने टॉय हैं उसमें एक कास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कास्ट 750 दिया है, तो यानी क्या कर दिए, ये इतने टोटल कास्ट हमारे बने थे, कितने, एक दिन में बने थे ट्वाइस x नंबर, और एक टॉय का कास्ट था 55 माइनस x, और ये हो गया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आया 750 रुपीज़, ठीक है। बस यहीं तक आपकी मेहनत थी बेटा, यहीं तक आपकी मेहनत थी। यहाँ तक आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका सवाल निकल गया बस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, 55x अंदर करिए इसको, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750 हुआ। अब थोड़ा साइड चेंज कर दीजिए, साइड इसको भी इधर ले आइए, चाहे इसको प्लस करना है तो उधर दोनों को ले जाइए, बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो कैसे हो जाएगा फिर, x स्क्वायर, दोनों को मान लीजिए उधर ले जाते हैं, दोनों को उधर ले जाते हैं, साइड चेंज करना आपको पता होगा ना। अब बार बार क्या बताऊँ मैं एक ही चीज़ को, ठीक है। साइड उधर कर लीजिए, तो x स्क्वायर और उधर गया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस 55x, और ये तो उधर ही है तो ये प्लस 50 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा ना ऐसे। बोलो एनी प्रॉब्लम बेटा, नहीं ना। अब ये देखो 750 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों का सम, यहाँ प्लस है तो सम 55 आ जाए। अब कर दो, तो 75 इंटू 10 हुआ ना बेटा, यानी क्या हुआ, 75 को आप फैक्टराइज कर लो, आपको ऐसे ब्रेक करने पर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले 75 को कट करेंगे 3 से तो 25 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 जा 25 तो 1 आएगा। अब इसमें देखो दो पार्ट ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे 10 भी है, ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे 10 भी है, यानी कि 55 5 इंटू 5 25, और 3 के आगे एक 0 लग जाएगा, 10 है ना तो 30, यानी 25 और 30 इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 25 और 30 मिला के क्या होता है, यही मिला के होता है आपका 55 होगा ना। तो ये दो नंबर हैं जिनको 25 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो यही आपके दो
स्प्लिट करने के लिए बन गए हैं, दो फैक्टर्स बनेंगे स्प्लिट करने के लिए, दो मिडिल टर्म स्प्लिट जो होंगे, दो वैल्यू ये 25 और 30 में बन जाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा पहले बड़े वाले को लिखा कीजिए, माइनस 30x माइनस, वैसे तो दोनों प्लस है तो कोई भी लिख लीजिए पहले बाद में, लेकिन हमेशा बिग वाले को पहले लिखना चाहिए तो सही आपका चलता है मामला। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब यहाँ से कॉमन जो बन जाओ ले लो, खटाक से हो गया आंसर। x कॉमन लिया आप तो x माइनस 30 हो गया, यहाँ पे 25 कॉमन लिया आपने तो x माइनस 30 हो गया, है ना, 0 हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो x माइनस 30 फिर कॉमन हो गया, दोनों में है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30 हुआ। और अगर एंड इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25। दो आंसर आ गए आपके, ठीक है, चाहे वो वैल्यू हो सकती है 30 या फिर 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टॉयज हैं कितने बन सकते थे, या तो 30 बने होंगे या 25 और कामा 30, ऐसे करके लिख दो, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें दो रूट्स बन रहे हैं, यानी कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यानी कि गिवन कंडीशन में जो कंडीशन दिया है उससे 25 टॉय भी एक दिन में बन सकते हैं या फिर 30 भी बनेंगे, दोनों से सेटिस्फाई होंगे, या तो 25 बने होंगे या तो 30 बने होंगे, ठीक है, 25 बनेंगे या 30 बनेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर 25 एंड 30। ओके बेटा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एग्जाम में पूछने लायक है एकदम। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो कि बहुत आसान भी हो और थोड़ी सी हल्की सी बुद्धि लगानी पड़े, खटाक से हो जाए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है बेटा देखो, पहला काम तो सोल्यूशन लिख लिया करो, यहाँ सोल्यूशन लिख लिया, हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। देखो बाकी सारे चैप्टर में आएंगे जहाँ 2 वेरिएबल होंगे तो आप 2 नंबर मानने हैं तो एक को x मानोगे, एक को y मान ले लोगे, है ना। जहाँ 2 वेरिएबल वाले कांड आएंगे वहाँ पे ऐसे मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं मानना है। यहाँ को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, तो हमको एक नंबर मानना है, जो दूसरा कंडीशन है उसी में से निकाल लेना है सेकंड वाले को। तो कैसे होगा, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम, तो हम एक नंबर, लेट 1 नंबर इक्वल टू x, एक नंबर x है, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर, ये दूसरा नंबर क्या होगा, बोला दोनों का सम 27 है, तो एक x है तो दूसरा वाला 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा, बोलो हो जाएगा ना। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ कर 27 है ये और ये, तो अगर एक x है तो दूसरे वाले को उसमें से माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा ना, ठीक है। तो 27 माइनस x हो गया बस। अब उसके बाद बोल रहा दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो प्रोडक्ट कर दो भाई, वो x इंटू 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट आपने किया वो 82 है, बस सिंप्लीफाई कर दो, हो गया आपका काम खत्म। तो 27x ये अंदर गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। थोड़ा साइड इधर उधर अरेंज कर लीजिए, दोनों को उस साइड में ले जाइए, ठीक है, चाहे इसको इधर ले आ करके फिर दोनों का सबका सिंबल चेंज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, अब उधर जाएगा ये मान लो तो माइनस 27x, और ये उधर ही सारे गए हैं तो यहाँ पर प्लस, ये तो प्लस 182, ये वाला साइड चेंज आपको अच्छे से समझ में आ चुका अब तक, है ना। तो ये हो गया 182। अब ये 182 है, इस नंबर को ऐसा फैक्टराइज करना है, ऐसे 2 पार्ट में करना है कि दोनों का सम 27 आ जाए, तो कर दो बेटा 182। अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि 182 को कैसे तोड़ें हम, यहीं पे आपको थोड़ा फंसने के लिए स्प्लिटिंग मेथड में दिक्कत होता है ना।
तो 182 को आप क्या कीजिए, ऐसे फैक्टराइज कर लो बेटा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टराइज कर लो 2 मिनट में फटाक से। 2 9 जा 18 है, 2 1 जा 1। अब ये किससे कटेगा बोलो, कटने का रूल अब देख लेना। 91 किससे कटता है, एक कट जाएगा आपका। 91 किससे कटेगा, 7 से। तो 7 1 जा 1 और यहाँ बच गया 2, 7 3 जा 21 और ये 13, तो 13 से ही कटेगा, प्राइम नंबर है ना। तो ये आपके 2 7 और 13 इसके क्या हो गए, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब इसी को हमको ऐसे 2 पार्ट में अरेंज करना है कि जिनका सम जो है 27 आ जाए। सम कैसे 27 आएगा, आप देखो 2 7 जा 14, 2 7 जा ये दोनों को लोगे तो 14 और एक 13, तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, और सम करोगे तो 14 + 13 क्या हो जाएगा, 27। बस यहाँ तक बुद्धि लगाने का था। चलिए ये अगर आपको करने समझ में आएगा तो फिर स्प्लिटिंग मेथड आ गया आपको। चलिए x² - 14x - 13x + 182 = 0। समझ में आया ना बेटा। चलिए अब x कॉमन लीजिए, x - 14 यहाँ बच गया, माइनस यहाँ 13 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, x यहाँ पर माइनस। अब 182 में 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 14 ही आएगा। देखो यहीं से पता चल रहा है, नहीं तो आप करके चेक कर लो बेटा, ऐसा बात है। तो 13 से डिवाइड करोगे 13, यहाँ पे 5, 8 में 3 का 5 2, 13 4 जा 52, तो 14 आ गया ना यहाँ पे, है ना, = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 14, यहाँ बचा क्या x, यहाँ क्या बचा -13 = 0। ठीक है, तो इफ़ x - 14 = 0 देन x = 14, एंड इफ x - 13 = 0 देन x = 13। तो इसमें भी आपके 2 आंसर हो गए, दोनों नंबर, एक नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, अगर एक 14 होगा तो एक 13 होगा, बस हो गया। तो 2 numbers are 13 and 14, ये हो गया आपका आंसर। ओके बेटा, वेरी इजी, सही बात है, बहुत इजी, बहुत मस्त। चलिए हम लोग जल्दी से 4th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। भैया स्क्वायर का सम बोल दिया, ये तो लफड़ा कर दिया है ना। लफड़ा कुछ नहीं होता मैथ में, ध्यान से देखेंगे आप तो आराम से हो जाएगा, और डरेंगे तो आपको और डरा देगा। तो बोल रहा है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर x है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा भाई, consecutive पॉजिटिव मतलब बस इंक्रीजिंग नंबर में। मान लो 3 है तो नेक्स्ट वाला क्या होता है, 4 होता है। 4 है तो नेक्स्ट वाला 5, 7 है तो नेक्स्ट वाला 8। इसी तरह अगर एक नंबर x है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है ना। तो हम मान लेंगे लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर = x, देन नेक्स्ट पॉजिटिव या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव बोलना है, नहीं तो फिर क्या होगा बेटा कि हम 5 नंबर आगे ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो x + 1 होगा, कंसेक्यूटिव बोलना है। ठीक है, अब बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। भैया स्क्वायर का सम बोल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, यानी पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, तो पहले वाला x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया, प्लस दूसरे वाले का भी स्क्वायर करना है, x + 1 का होल स्क्वायर। और ये बोल रहा दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो वैल्यू आपकी आती है 365। ये आपने जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से इक्वेशन फ्रेम कर लिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा। तो ये तो x² है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब x + 1 का होल स्क्वायर, सब बच्चों को याद होगा बेटा, है कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा, a + b का
होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो थोड़ी इसमें क्या होता है, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहले का और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, तो यानी x इंटू 1 तो 2x इक्वल टू 365। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बोलो आ रहा ना, वेरी सिंपल। चलिए कोई, इसको अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 बार है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये प्लस 2x इक्वल टू 365। अब थोड़ा साइड चेंज कर लाइए, 365 को इसे इधर ही उठा लाइए, इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मैंने बोला है जो वेरिएबल्स होते हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, मतलब पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। 2x स्क्वायर फिर x वाला लिख लीजिए 2x, अब प्लस 1 यहाँ पे है ही, अब प्लस 1 लिख लिया आपने, अब ये इधर आया तो ये माइनस 365 हो गया इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, नहीं, ठीक है। चलिए इसको एक बार और लिख लीजिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 365 में से 365 में से 1 निकालना है और सिंबल क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ये बिग नंबर है, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। बस 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 बस। लेकिन क्या यहाँ पे देखो सब में दो 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 कॉमन दिख रहा है, तो भैया इतना लंबा नंबर क्यों बनाना, अगर 2 कॉमन दिख रहा है तो हमको कॉमन वाले को मार्क साइड कर दो बेटा। 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी स्टेप बढ़ाऊँ या फिर सीधे डायरेक्ट 2 गायब कर दूँ, बोलो, सबसे 2 में डिवाइड कर दो आप, डिवाइडिंग 2, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आपके टीचर जैसे करते हैं कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन 2 निकालने से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 2 1 जा 2 और फिर 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो 0 होगा नहीं भाई, नहीं होगा ना, तो कौन सा 0 होगा, फिर ये वाला 0 होगा, हो ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। 2 0 नहीं होगा तो कौन होगा, ये वाला होगा, है ना, तभी तो 0 बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब बस कर ले बेटा, इसको ऐसे 2 टुकड़े में करना है कि जिसका डिफरेंस आपका आ जाए 1 है ना, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 182 को कैसे ब्रेक किया था हमने, सेम ही लग रहा है यहाँ, तो हमें सेम लग रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखा, इसमें 182 इसमें ब्रेक किए थे, तो ब्रेक किए थे तो 13 और 14 2 में हमने किया था, वहाँ पर सम में था, तो यहाँ पे लेकिन 13 और 14 का डिफरेंस भी करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो हम दोबारा क्या कर रहे हैं, आपको इजी दिख रहा है, 13 और 14 2 नंबर हैं ऐसा जिनका डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, ठीक है ना। 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 182 आएगा है, और डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा, तो बस लिख दो आप। और डिफरेंस करना है तो जो यहाँ पर सिंबल है उसी को बड़ा वाले को लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x ऐसे लिखना है, माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, करेक्ट। बोलो जिसको समझ में नहीं आ रहा बताना भैया कमेंट में लिख के, और जिसको समझ में आ रहा है, जिसको मज़ा आ गया है, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो बेटा, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए, x प्लस 14 बचा, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिए तो x प्लस 14 बचा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गया, इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। लेकिन हमें कौन सा नंबर लेना बोलो, यहाँ दो आंसर बन रहा है, लेकिन हम 14 वाले को नहीं लेंगे, माइनस 14 को नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव थोड़ा ही है बेटा, वो तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव ये है x इक्वल टू 13, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक हो गया आपका 13, तो नेक्स्ट होगा एक ज़्यादा होगा 14। यही आपका हो गया बेटा क्या आंसर 13 एंड 14। इसमें भी क्या आंसर आ गया 13 एंड 14, दिस इज योर आंसर करेक्ट। बोलो समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा 5th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो बेटे कोई ऐसे बच्चे भी हैं क्या कि जिनको पता ना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ऐसे कोई? तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कभी भी आप नॉलेज लीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल वे ट्रायंगल होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एंगल, एटलीस्ट का एक ही होगा, बाकी और कोई हो जाएगा तो होगा ही नहीं। तो एक एंगल उसका राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो, ठीक है। 90 डिग्री वाले में पाइथागोरस रूल भी लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो बोल रहा है कि जो उसका अल्टीट्यूड है, ये चीज़, ये अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। और इफ़ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है? ये जो ये वाली लाइन होती है हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये होती है बेस, ये होती है हाइट, एच मान लो, एच मान लो, चाहे अल्टीट्यूड मान लो, जो भी मान लो। और एच मत मानो, यहाँ पे एल्टीट्यूड मानना तो मान लो ए मान लिए, ठीक है। और ए हो गया हाइपोटेनस मतलब एच, ऐसे मान लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो हाइपोटेनस दिया 13 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि फाइंड द अदर 2 साइड्स, दूसरे 2 साइड्स को बताना है। दूसरे 2 साइड कौन कौन भाई? दूसरे 2 साइड तो हाइपोटेनस दे दिया 13, बाकी ए और बी बता देना आपको, है ना। तो हम पहले ही मान लेते हैं, चलो लेट, पहले सॉल्यूशन लिख लो आप बेटा, ठीक है। लेट बेस इज इक्वल टू बी, बी मान लिया, ठीक है। हमने बेस को बी मान लिया, ठीक है। तो उसका क्या बोल रहा है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू व्हाट? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, ये हो गया। और इफ द हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस दिया है मतलब एच, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया? बस साल हो गया बेटा, साल। अब पाइथागोरस का रूल लगा दें यहाँ पे, बहुत मस्त, बहुत मस्त। कौन सा रूल है भैया पाइथागोरस का? पाइथागोरस का रूल ध्यान है ना आपको? क्या होता है? ये वाला होता है बेटा, याद है कि नहीं? हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या? चाहे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर इक्वल टू ये वाला अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। पूरा नहीं लिख रहा हो, ये वाला फार्मूला हो ना, अंडर रूट में लिखते हो आप, तो यही चीज़ बस लिख दो बेटा। या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होगा ना। तो हम इसको पहले लिखते हैं, हाइपोटेनस को बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। तो देखो यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर, अल्टीट्यूड आपका कितना हो गया? अल्टीट्यूड हो गया b-7 का होल स्क्वायर, और बेस तो b है तो b स्क्वायर, इन दोनों को कर रहे हैं तो ये जो हाइपोटेनस का 13 है उसका स्क्वायर बन रहा है ये। बस ये आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया जैसा दिया था कंडीशन। अब इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो बेटा, हो जाएगा। आप बाकी क्वेश्चन में एक्स लिख रहे थे, यहाँ बी लिख रहे हैं, बस वही डिफरेंस है। तो इसको लिख लो आप, इसको ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाना है आप। कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो इसको लगाइए यहाँ पे, ये b, अब ध्यान देना ये दूसरा है ना, एक ही b यहाँ देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाना। तो इसमें पहले वाले का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू बी हो गया ना, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है।
सबको पता है ना? नहीं पता है 13 में 13 का मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। चलिए अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या हो गया, ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, ये दोनों मिले तो ये हो गया 2b स्क्वायर है, और ये 7 7 जा 49 हो गया, और ये माइनस 7 2 जा 14b, ये b तो हमने ले लिया, और ये हो गया 169। अब क्या करेंगे भाई साहब, आप कीजिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये देखो 2b स्क्वायर माइनस 14b, ये लिखा प्लस 49 कांस्टेंट वाले को लास्ट में लाया और इसको इधर लाया, 169 माइनस हो गया इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है ना आपको? बिल्कुल। अब 169 में से 49 माइनस कर लो बेटा, क्या हो जाएगा 169 में से 49 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, ये हो गया 0, 9 में 6 में से 4 गया 2, 120। ठीक है, कई बच्चे बहुत कैलकुलेशन फास्ट होते फटाक से कर लिए होंगे, है ना, कर लिए होंगे नहीं? बिल्कुल। तो ये देखो बेटा 2b स्क्वायर माइनस 14b माइनस 120 इक्वल टू 0। तो बस आपका हो गया सॉल्व। अब 122, अब इसमें देखो तो सब में कॉमन कुछ दिख रहा है बेटा, कॉमन हटा दो, यानी 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या बच जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14b माइनस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया, और 0 लगा दिए तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा ना। अब देखो थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसको 60 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस 60 को ऐसे 2 नंबर में 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स में, कि जिसका डिफरेंस 7 आ जाए, डिफरेंस 7 आ जाए। तो फिर कैसे 7 आ जाएगा भैया बताओ, 12 और एक 5, तो ये हो गया आपका 7, डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 7 आएगा ना बेटा, या मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, 12 5 जा 60, और डिफरेंस करो तो 12 में से 5 निकला तो हो गया आपका 7, यानी एक नंबर 12 और दूसरा 5, और जो बड़ा वाला नंबर है उसको यहाँ पे जो सिंबल है वो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन मिल रहा हो ले लो बेटा, हो गया। तो यहाँ से b निकाले आप, तो b माइनस 12 प्लस 5 यहाँ निकाले, यहाँ पे हो गया b माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो गया b माइनस 12, यहाँ बचा b है, यहाँ बचा प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलो हुआ ना? अब देखो क्या मज़ेदार बात हुई, इफ़ b माइनस 12 इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 12, एंड इफ b प्लस 5 इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 5। लेकिन हमारा डायमेंशन जो है किसी भी ट्रायंगल का माइनस में हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे लिख दो चाहो तो, सिंस डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो हुआ क्या फिर, बेस इज इक्वल टू 12, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ले लेंगे फिर 12 वाले प्लस वाली, तो बेस 12 हो गया, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया बता, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 तो हो गया 5। तो जो 2 साइड्स हो गई, 2 साइड्स क्या क्या हो गए, 2 साइड्स क्या क्या हो गई भाई, एक तो 5 हो गया एंड सेंटीमीटर भाई 5 सेंटीमीटर एंड क्या 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और ये आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो आपका अभी एग्जाम्पल था उससे मिलता जुलता था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या बोला, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे
कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताया मैंने पहले। कॉटेज इंडस्ट्री में होते हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्री लोग घरों में खोलते हैं, घरों में टॉफ़ी चॉकलेट और कोई चीज़ टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, घर परिवार के लोग मिलजुल के एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, उसे कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ पॉटरी मतलब क्या, जो बनाते हैं चाक पर मिट्टी के बर्तन वगैरह खिलौने, वो बनाते हैं एक दिन में कुछ नंबर। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन में जो बताया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, खाली थोड़ा सा हल्का स्लाइटली कंडीशन डिफरेंट है, तो इसको भी उसी स्टाइल से करना बेटा। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप पहले सोल्यूशन। ठीक, फिर क्या बोलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कास्ट। तो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, x। ठीक है, बात समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बोला इट वाज ऑब्जर्व दैट ए पर्टिकुलर डे the cost of production of each article in rupee was more than the twice the number of articles produced on that day. तो कितने हैं, तो कास्ट ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई, कास्ट ऑफ आर्टिकल जब भी है तो बड़ी ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है बेटा, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced। मतलब जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो गई है तो पहले से तो उसका 2 टाइम करना है। एक नंबर x प्रोड्यूस हो रही थी तो उसका 2 टाइम करना है, और उससे 3 ज़्यादा, was 3 more than, ये कास्ट था उसका। तो जो ये वैल्यू थी, जितना सामान उसका प्रोड्यूस हुआ उसका 2 टाइम किए +3 किए तो वो उसका कास्ट था। बात समझ में आया ना, एक दिन का। तो इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, तो उस दिन में टोटल कास्ट प्रोडक्शन 90 रुपीज़ हैं, तो जितने यूनिट प्रोड्यूस हो गए होंगे उसका 1 यूनिट का रेट। ठीक है, तो कैसे होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कास्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कास्ट, यही होता है ना भाई, होगा कि नहीं, बोलो होगा ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारी कितनी बनी एक दिन में, x, और एक यूनिट का प्रोडक्शन कास्ट कितना हो गया, 2x + 3। तो ये हो गया मल्टीप्लाई जैसे कंडीशन हुआ, तो ये कितना हुआ 90, टोटल कास्ट कितना 90। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। बोलो, इक्वेशन समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, समझ में आ गया ना। चलिए, तो बस यहाँ तक आपको दिक्कत थी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मल इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो 2x² + 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। अब साइड चेंज कर लो बेटा, साइड चेंज करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x² + 3x - 90 = 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब देखो, अब इस वाले में यहाँ पे भी कोफिशिएंट में इसका x² का एक कोफिशिएंट है, तो जो आप खाली 90 से ब्रेक करके 3 नहीं देखेंगे डिफरेंस, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, 90 और 2 का मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, 90 × 2, और वो जो नंबर बनेगा 9 2 जा 18 यानी 180 को ऐसे 2 पार्ट में करना है बेटा, कि जिसका डिफरेंस 3 है। 180 को 2 पार्ट में करना है जिसका डिफरेंस 3 आए, तो क्या होगा भाई, देखो कैसे हो जाएगा डिफरेंस। तो उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसको ऐसे जो फैक्टराइज कर लीजिए, आप फैक्टराइज करके इसको 2 ऐसे टुकड़े में करना है जिसका डिफरेंस 3 आ जाए। तो कैसे डिफरेंस 3 आएगा भाई, देखो तो 180 को फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3
इंटू 5 ये आएगा ना। अब इसको अरेंज करिए, अब दो पार्ट में करना है हमको, जिसका मल्टीप्लिकेशन आपस में 180 आया और डिफरेंस 3 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन नंबर होंगे आप करके देखना। तो आएगा आपका क्या आएगा, एक तो 3 5 जा 15 ये वाला ले लो कॉम्बिनेशन, और 2 3 जा 6 और 2 12, तो 12 एक और एक 15, 12 एंड 15। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, जो बिग वाला है उसका सिंबल ये लगाइएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली x कॉमन है तो x ले लीजिए। यहाँ बचा क्या, 2x प्लस 15 बचा ना, 2x प्लस 15। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन बचा, 6 कॉमन बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे दोनों में 6 से किया जा सकता है, 12 दोनों करने से ये कटेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे आप करके देखिए क्या कॉमन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से। -6 है, ठीक है, -6 खाली कॉमन होगा। यहाँ पे क्या कॉमन हुआ, -6 कॉमन हुआ, ठीक है, -6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x, और ये क्या हुआ प्लस 6 से डिवाइड कर दो 90 में, है तो 6 1 जा 6 और 3 0, 6 5 जा 30 इक्वल टू 0। ये हुआ ना बेटा। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2x प्लस 5 एक में आ गया और दूसरे में होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ़ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 अगर ये है तो क्या हुआ आपका, ये है तो क्या हुआ, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू -15/2। और इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। तो आपका माइनस वाला नंबर हो ही नहीं सकता भाई, ये प्रोडक्शन कैसे माइनस में होगा बताओ, हैं। सिंस प्रोडक्शन कैन बी इन नेगेटिव, सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए लेंगे x वाले की, 2x की वैल्यू आ रही है लेकिन दोनों नहीं एप्लीकेबल होगी, कौन सी लेनी पड़ेगी, x इक्वल टू 6। सो क्या नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ जो पूछा होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 हो गई, एक तो एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कास्ट कितना हो गया भैया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में किया था, ईच आर्टिकल का कास्ट क्या बताया था, ईच आर्टिकल का कास्ट लिया था 2x प्लस 3, एक का आर्टिकल का कास्ट क्या था 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 ये हुआ कास्ट ऑफ आर्टिकल। तो 2 6 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपीज़, क्या 15 रुपया। एक आर्टिकल का कास्ट 15 रुपया। कितनी आर्टिकल्स बनी, 6। कितनी आर्टिकल्स बनी पर डे, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिख दीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 एंड कास्ट पर आर्टिकल या पर आइटम जो भी है वो ₹15। तो ये आपके आंसर दोनों हो गए बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई और तरीका आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा उससे इस तरीके से बताऊं तो आपको और बढ़िया मज़ा आएगा, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने वीडियोज़ में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सारा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा अलग से। ठीक है, और दूसरी बात है, मैं बार बार कहता हूं आपको खाली समझ में आने से नहीं काम चलेगा बेटा। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, खूब प्रैक्टिस कीजिए,
सिंबल्स का ज़रूर ध्यान रखिए, प्लस माइनस का, नहीं तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और 0 मार्क्स आते हैं, नंबर कट जाते हैं, फुल नहीं मिलेंगे। इसीलिए बिल्कुल आप ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन करने के बाद रिवाइज कीजिए, अपने टेस्ट को भी सीरियसली दिया कीजिए, प्री बोर्ड को सीरियसली दीजिए, ठीक है। अच्छे से देते रहिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपने आप को हेल्दी रखिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।